हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पात्र में के के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो सूजो सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। इस सेशन में हम सूजो सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं। डेली जो सूजो सी बुलेटिन आती है और न्यूज़पेपर का एनालिसिस जो राजस्थान समसामयिकी से संबंधित होता है, जो राजस्थान करंट अफेयर से जुड़े हुए हमारे कुछ टॉपिक होते हैं जो न्यूज़पेपर और सूजो सी बुलेटिन में होते हैं, उनका एनालिसिस हम डेली यहाँ करते हैं। आज शनिवार 18 जुलाई 2026, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी संवत 2083। इस सेशन पर आधारित एमसीक्यू हम हमारे 5 बजे वाले सेशन में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। राजस्थान रेलवे का ऐतिहासिक कार्यकल्प, बजट व मुख्य घोषणा। मुख्यमंत्री जी के अनुसार राजस्थान को रेलवे के कायाकल्प के लिए 10,228 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट मिला है। 10,228 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अर्थात 17 जुलाई को पंजाब के जालंधर से देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे जो अमृत भारत स्टेशन है, रेलवे स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन, उनका उन्होंने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में नागौर के घोटन से वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागौर के घोटन से जुड़े थे। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान के 8 अमृत भारत स्टेशनों का इसके तहत लोकार्पण किया गया। देश भर के 20 राज्यों में इन शामिल 75 रेलवे स्टेशनों में से राजस्थान के 8 अमृत भारत स्टेशन शामिल है, जिनमें घोटन, नागौर, डीग, सोमेश्वर, दौसा, खेरतल, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगापुर सिटी आदि शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे आधुनिकता की त्रिवेणी, वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आधुनिकता की त्रिवेणी कहा गया है। नए रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए 3 प्रमुख ट्रेनों की भूमिका को रेखांकित किया गया है, जिसमें हम देखें वंदे भारत ट्रेनें देश में गति व आधुनिकता के नए मानक स्थापित कर रही है, अर्थात फास्ट चलती है और आधुनिकता को प्रदर्शित करती है, मानक स्थापित कर रही है वंदे भारत ट्रेन गति और आधुनिकता के। नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन शहरी कनेक्टिविटी, अर्बन कनेक्टिविटी को नई दिशा प्रदान कर रही है। अमृत भारत ट्रेनें आम यात्रियों के लिए बेहतर, सुगम और किफ़ायती यात्रा सुविधा सुनिश्चित कर रही हैं। अमृत भारत ट्रेनें, भारत गौरव ट्रेनें देश की सांस्कृतिक विरासत को विभिन्न भागों से जोड़ने का काम भारत गौरव ट्रेनें द्वारा किया जा रहा है। विकास व आधुनिकीकरण के मुख्य बिंदु हम देखे थे कि विकसित भारत का संकल्प, विकसित भारत के सपने को पूरा करने में भारतीय रेलवे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2014 के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन, वर्ष 2014 के बाद रेलवे में ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, जिसमें देश की प्रगति, आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला रखी। चौतरफा विकास, पानी, बिजली, सड़क, रेलवे के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, स्टेशनों को सुरक्षित, सुविधाजनक, आधुनिक रूप दिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल सके और रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो। हरित परिवहन, ग्रीन ट्रांसपोर्ट के जरिए रेलवे का विकास किया जा रहा है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीकरण किया जा रहा है। भारत को इको फ्रेंडली या हरित परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाया रहा है। नए रेल मार्ग और अत्याधुनिक टर्मिनल देश की आर्थिक प्रगति को गति दे रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित और जनप्रतिनिधि जो वर्चुअली माध्यम से मुख्यमंत्री जी जुड़े थे कोटन नागौर से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उस समय कौन कौन से जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे, तो उनमें भागीरथ चौधरी केंद्रीय किसान व कल्याण राज्य मंत्री वो उपस्थित थे, कन्हैयालाल चौधरी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री, मंजू बागमार महिला बाल विकास राज्य मंत्री और CR चौधरी राज्य किसान आयोग अध्यक्ष वहां उपस्थित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे अमृत भारत स्टेशनों से विकसित राजस्थान के संकल्प को नई गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से देश भर के 20 राज्यों के 75 रेलवे जो स्टेशन है उन्हें अमृत स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया। राजस्थान में 8 अमृत स्टेशन, जिसमें घोटन, नागौर, डीग, सोमेश्वर, दौसा, खेरथल, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगापुर सिटी के स्टेशन शामिल है। इनका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री जी जो भजनलाल शर्मा है नागौर के घोटन रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े। अब हमें पिक्चर भी आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट पिक्चर है दौसा रेलवे स्टेशन की, सेकेंड है जैसलमेर रेलवे स्टेशन, थर्ड है बाड़मेर रेलवे स्टेशन, नेक्स्ट हम देखेंगे सोमेश्वर रेलवे स्टेशन, ये गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन, खेरथल रेलवे स्टेशन और लास्ट हम पिक्चर देखेंगे ये बाड़मेर रेलवे स्टेशन, सॉरी घोटन रेलवे स्टेशन है ये, और ये लास्ट हम देखेंगे पिक्चर डीग रेलवे स्टेशन की। तो राजस्थान के घोटन, डीग, सोमेश्वर, खेरथल, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगापुर सिटी 8 रेलवे स्टेशनों को अमृत रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे रेल कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मुख्यमंत्री जी के अनुसार वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान की आर्थिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन रहा है। प्रदेश में 567 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 14,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।
जो राजस्थान में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो विस्तार है वो है 567 किलोमीटर रूट है उसका। 14,700 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जा रहा है। शक्ति कार्गो टर्मिनल योजना के तहत राज्य में अनेक टर्मिनल स्थापित किए जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार का संकल्प। हमारी डबल इंजन सरकार विकसित भारत के माध्यम से विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं और स्टेशन का विकास। 5 जोड़ी वंदे भारत राजस्थान में संचालित है। 5 जोड़ी वंदे भारत। 2014 से अब तक 3,900 किलोमीटर लंबे नए रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा चुका है। 85 स्टेशनों का विकास। प्रदेश में 4,623 करोड़ रुपए की लागत से 85 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा चुका है। कई स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। हाल ही में जयपुर से दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की गई थी। जयपुर से दरभंगा 205 करोड़ रुपए की लागत से खातीपुरा में मेगा कोच टर्मिनल का भी शुभारंभ किया गया है 205 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट हम देखेंगे विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल से भेंट की है मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें विदेश मंत्रालय के सचिव श्री प्रिया रंगनाथन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से शिष्टाचार भेंट की। इसके साथ ही नव पदोन्नत IPS अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी ने भेंट की। नेक्स्ट हम देखेंगे सैनिकों और उनके परिवारों के लिए मुख्यमंत्री जी का संदेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सैनिक राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक है। सरकार का पूर्ण समर्थन है उन्हें, और सरकार उनके सम्मान कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को भी गति दी जा रही है। सरकार उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। प्रेरणादायी जीवन है सैनिकों का। सेवानिवृत्ति के बाद होने के बाद भी सैनिक सामाजिक कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। मुख्य दिशा निर्देश और योजनाएं हम देखें तो वीर गाथाओं का प्रचार किया जाएगा। सेना की वीर गाथाओं को शौर्य प्रतीकों को आमजन से रूबरू कराने के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। स्मारकों का संरक्षण करने के लिए स्मारकों का 1 रुपये यूनिफॉर्म मॉडल विकसित किया जाएगा। संवेदनशीलता से कार्य जुड़े किए जाएंगे सैनिकों से जुड़े विषयों पर। बैठक में हम देखें तो सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह, रेस्को के प्रबंधक मेजर जनरल विजय सिंह ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रगति की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सैनिक कल्याण भास्कर सावंत भी उपस्थित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्यमंत्री जन आवास योजना सिरोही में जो जन आवास योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें फ्लैट्स और पट्टों का वितरण किया गया। सिरोही जिले की नगर पालिका शिवगंज में शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित हुआ। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री तो है हमारे मदन दिलावर जी, और ग्रामीण विकास पंचायती राज राज्य मंत्री है ओटाराम देवासी, और सांसद लुम्बाराम चौधरी वहाँ उपस्थित थे। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचगौरव योजना कार्यक्रम को लेकर मुख्य सचिव की बैठक। प्रत्येक जिले में विशिष्ट पहचान बने विकास का आधार। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने कहा है कि प्रत्येक जिले में विशिष्ट पहचान को विकास का आधार बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है पंचगौरव योजना, जिसमें जो स्थानीय उत्पाद जैसे कृषि, पर्यटन, खेल, वन संपदा जैसी विशिष्टताओं के संरक्षण, संवर्धन और ब्रांडिंग के व्यापक प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो और रोजगार के नए अवसर बने। समयबद्ध लक्ष्य और कार्य योजना, अल्पकालीन व दीर्घकालीन लक्ष्य। सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव जी ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वर्ष 2024-25 को आधार बनाते हुए चयनित पंचगौरव कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए जाए, जिनमें हम देखें तो 2026-27 के लिए अल्पकालीन लक्ष्य, 2029-30 के लिए मध्यकालीन लक्ष्य और 2047 दीर्घकालीन मापनीय लक्ष्य और संकेतक इंडिकेटर्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हम देखें तो 2026-27 अल्पकालीन लक्ष्य है, 2029-30 मध्यकालीन लक्ष्य है और 2047 दीर्घकालीन मानकीय लक्ष्य और संकेतक इंडिकेटर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा पंचगौरव कार्यक्रम में संबंध में दिए गए निर्देशों का प्रभावी अनुपालना समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0। इसके तहत हम देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत 86,887 आवास पूर्ण हो चुके हैं। 30,408 नए आवास स्वीकृत किए गए हैं। 57,659 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 1,089 करोड़ रुपए के लाभार्थियों तक अब तक जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 75,449 आवास BL से स्वीकृत किए गए हैं। 475 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान प्राप्त हुआ है। 383 करोड़ रुपए का लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 4,840 रुपये तक व्यय किए जा चुके हैं। 4.53 लाख आवास वर्तमान में बनाए जा रहे हैं। 3.33 लाख आवास वर्ष 2024-25 व 25-26 में पूर्ण किए जा चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पचपदरा रिफाइनरी वेट से बड़ी छूट। टैक्स छूट सूची में शामिल किया गया है। पचपदरा रिफाइनरी को टैक्स छूट सूची में राज्य सरकार ने पचपदरा रिफाइनरी को टैक्स छूट वाली सूची में शामिल कर लिया है। रिफाइनरी से प्रोसेस होकर निकलने वाले डीजल, पेट्रोल और ATF विमान ईंधन की बिक्री पर अब वैल्यू एडिड टैक्स नहीं देना होगा। हम तो देखेंगे वेट की फुल फॉर्म है वैल्यू एडिड टैक्स।
नहीं देना होगा कंपनियों को राहत। इस छूट का सीधा लाभ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों को मिलेगा। छूट की अवधि वित्त विभाग द्वारा जारी अलग अलग सूचनाओं के अनुसार यह छूट 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगी। एक्ट में संशोधन। राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003 के शेड्यूल में टैक्स छूट वाले चॉइस आइटम के साथ रिफाइनरी को 25वें नंबर पर जोड़ा गया है। वर्तमान वेट दरें हम देखें तो प्रदेश में अभी पेट्रोल बिक्री पर 29.04 और डीजल पर 17.3% की वेट लागू है। नेक्स्ट हम देखेंगे बीकानेर का छात्र है, उनके द्वारा विकसित किया गया है स्मार्ट पाइपलाइन सुरक्षा प्रणाली AIPIS। अभूतपूर्व नवाचार है। बीकानेर के 18 वर्षीय छात्र हैं, 12वीं के छात्र हैं महीप पुरोहित ने स्मार्ट पाइपलाइन सुरक्षा प्रणाली विकसित की है, महीप पुरोहित ने। नेक्स्ट हम इनके बारे में देखेंगे तो 20 साल का पेटेंट भी इनको दिया गया है। भारत सरकार के पेटेंट महानियंत्रक कार्यालय ने इस तकनीक के लिए 20 वर्षों का पेटेंट दिया है। कार्यप्रणाली यह AIPIS अडेप्टिव इंटेलिजेंट पाइपलाइन इंटीग्रेटिविटी सिस्टम तकनीक पर इंटरनेट ऑफ थिंग IoT और स्मार्ट सेंसर पर आधारित है, जो 24 घंटे पाइपलाइन की निगरानी करता है। अर्थात इससे प्रमुख लाभ क्या होगा तो पानी, गैस और तेल पाइपलाइनों में रिसाव, लीकेज, जंग, दबाव की गड़बड़ी, पानी की जो दबाव की गड़बड़ी की जो शुरुआती संकेत मिलते ही अलर्ट जारी करता है। बड़े स्तर पर इसके उपयोग से दुर्घटना, संसाधनों की बर्बादी, पर्यावरण नुकसान और आर्थिक हानि कम होगी। मौजूदा प्रणालियों की तुलना में इसकी लागत बेहद कम है, इसे लागू करना अपेक्षाकृत आसान है। नेक्स्ट हम देखेंगे जल जीवन मिशन JJM की बड़ी स्वीकृति और योजनाएं। 15 अगस्त तक 2500 गाँवों में जल अर्पण। राज्य सरकार 15 अगस्त तक जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 2500 गाँवों में चरणबद्ध तरीके से जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित कर पूर्ण हो चुकी पेयजल परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों व स्थानीय समुदायों को सौंपेगी। जल अर्पण कार्यक्रम के तहत जो कार्य योजना जल जीवन मिशन के तहत पूरी हो चुकी है, 15 अगस्त तक 2500 गाँवों को वो जो उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी स्थानीय समुदायों को और ग्राम पंचायतों को। समीक्षा बैठक मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने जिला कलेक्टरों व परिषदों के CEO के साथ मिलकर प्राथमिकता को शीघ्र जनसेवा से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 2 किस्तों में 537 करोड़ रुपए मंजूरी। जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन 2.0 के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत 537 करोड़ रुपए की अधिक केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। किस्तों का विवरण हम देखें तो 51 करोड़ रुपए की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी थी, जबकि 486 करोड़ रुपए दूसरी किस्त 16 जुलाई को मंजूरी मिली है। अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति। मिशन के निर्देशक राजन विशाल के मुताबिक यह राशि पहले चरण की समाप्ति और दूसरे चरण की शुरुआत के बीच अंतरिम अवधि में राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों के लिए किए गए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामीण विकास चौपाल महिला सशक्तिकरण नागौर के तिलानेश ग्राम पंचायत नागौर में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से सीधा संवाद किया। डीरेगुलेशन सेल रिपोर्ट और नीति आयोग इंडेक्स। नए उद्योगों को 10 दिन में बिजली, 16 दिन में पर्यटन मंजूरी। सिंगल विंडो प्रणाली का असर। मुख्य सचिव कार्यालय के अधीन गठित डीरेगुलेशन सेल की पहली मासिक रिपोर्ट के अनुसार राज निवेश पोर्टल के जरिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ है। नए उद्योगों को अब 20 के बजाय 10 दिन में बिजली कनेक्शन और पर्यटन परियोजनाओं को 22 के बजाय 16 दिन में मंजूरी मिल रही है। जो नए उद्योग लगाए जाते हैं उन्हें 20 दिन के बजाय 10 दिन में बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं और पर्यटन जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनको 22 दिन के बजाय 16 दिन में ही मंजूरी मिल रही है। पर्यटन परियोजनाओं को अप्रैल से जून के बीच राज निवेश पोर्टल पर उद्योग व निवेश के 30,000 से अधिक आवेदन आए हैं। उद्योग व निवेश के राज निवेश पोर्टल पर 30,000 से अधिक आवेदन आए हैं, जिनमें से 17,000 से अधिक का निस्तारण कार्य पूरा हो चुका है। 17,000 से अधिक का। नीति आयोग निवेश अनुकूलता सूचकांक FIF रिपोर्ट। राज्यों की रैंकिंग। निवेश में आसानी के मामले में गुजरात पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश 7वें व राजस्थान 10वें रैंक पर है। तो हम ध्यान में रखेंगे, हम केवल राजस्थान को हाईलाइटेड रखेंगे। तो हम ध्यान में रखेंगे निवेश अनुकूलता सूचकांक IFI रिपोर्ट में राजस्थान की 10वीं रैंक रही है। फर्स्ट पे गुजरात, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड और मध्य प्रदेश 7th और राजस्थान 10th रैंक पर रहा है। छत्तीसगढ़ 12वें पायदान पर रहा है। राजस्थान का विभिन्न क्षेत्रों में प्रदर्शन हम देखें तो एनवायरमेंट रिलीजन्स में 71%, नियामकीय सुगमता रेगुलेटरी एसेस में 67%, देश में दूसरे स्थान पर है। नियामकीय सुगमता में इंस्टीट्यूशनल एनवायरमेंट में 63%, फाइनेंशियल हेल्थ में
52%, संसाधन 51%, सरकारी नीति गवर्नमेंट पॉलिसी में 48%, देश में तीसरे स्थान पर है गवर्नमेंट पॉलिसी में। इंफ्रास्ट्रक्चर 43%, बिजनेस क्लाइमेट में 29% का मिले हैं राजस्थान को। तो हम ध्यान में रखेंगे नियामकीय सुगमता राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है और सरकारी नीति में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। और ओवरऑल निवेश अनुकूलता सूचकांक IFI रिपोर्ट में राजस्थान की 10th रैंक रही है, 10वां रैंक राजस्थान का रहा है। देश में जल्द आएंगे प्लास्टिक के नोट, पॉलीमर नोट। ग्लोबल टेंडर जारी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नोट मुद्रण शाखा ने पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट्स प्लास्टिक नोट का बेस मटेरियल के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया। निविदाओं से 18 अगस्त तक प्रस्ताव मांगे हैं। पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत में 10-20 रुपये के प्लास्टिक के नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। प्लास्टिक नोटों के मुख्य फायदे हम देखें तो नए एडवांस सुरक्षा फीचर शामिल होंगे जिससे नकली नोटों पर लगाम लगेगी। पेपर करेंसी के मुकाबले ज़्यादा साफ, लंबी उम्र और जल्दी फटेंगे नहीं, पानी में भी खराब नहीं होंगे, लंबे समय तक इनकी लागत कम आएगी। कागजी नोट बंद नहीं होंगे, प्लास्टिक नोट आने के बाद भी पुराने कागजी नोट चरणबद्ध रूप से वापस लिए जाएंगे, वे बंद नहीं होंगे, पूरी तरह से वैध लीगल टेंडर रहेंगे। वैश्विक स्थिति हम देखें तो दुनिया के करीब 60 देशों में प्लास्टिक के नोट चलन है जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, रोमानिया, ब्रुनई शामिल है। यहाँ प्लास्टिक के नोट अभी वर्तमान में चलते हैं, पॉलीमर के नोट। ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन पावर का गढ़ बना राजस्थान, हरित ऊर्जा का दबदबा, देश में गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन में 54% के पार पहुंच गई है। गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन 54% के पार पहुंच गई है देश में। इस बदलाव में राजस्थान सबसे आगे है जहां कुल बिजली क्षमता का लगभग 77% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा ग्रीन रिसोर्सेज से आता है। 77% का राजस्थान में हर 4 में से 3 मेगावाट बिजली 3 स्रोतों से ग्रीन स्रोतों से बन रही है। हर 4 में से 3 मेगावाट अर्थात 77% हिस्सा राजस्थान जितना टोटल 100 राजस्थान में जो टोटल 100% बिजली का उत्पादन होता है उनमें से 77% हिस्सा केवल ग्रीन सोर्सेज अर्थात जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके द्वारा ही उत्पादित हो रहा है। जिससे हम देखें तो तुलना के रूप में तो 4 में से 3 मेगावाट बिजली ग्रीन स्रोतों से बन रही है। कोयले का दबदबा अभी बरकरार, प्रदेश में कोयला आधारित क्षमता देश में अभी भी 2,64,158 मेगावाट 40.84% के साथ शीर्ष पर है। और ग्रीन जो एनर्जी है देश में 54% के पार पहुंच गई है। सरकारी योजनाएं, ऊर्जा सचिव आरती डोगरा के अनुसार PM कुसुम योजना, PM मुफ्त बिजली योजना और तेजी से लागू किया जा रहा है और 2 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। 2 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। मार्च 2027 तक सभी जिलों का लक्ष्य रखा गया है। क्षमता के मुख्य आंकड़े 30 जून 2026 तक हम देखें तो देश भर में सौर ऊर्जा क्षमता है 1,62,152 मेगावाट। कुल क्षमता का 29.54% देश भर में हम देख रहे हैं। देश भर में पवन ऊर्जा क्षमता है 57,443 मेगावाट। राजस्थान की कुल स्थापित क्षमता हम देखें राजस्थान की तो 66,817.80 मेगावाट राजस्थान की कुल स्थापित क्षमता है। राजस्थान में नवीकरणीय ग्रीन ऊर्जा क्षमता है 51,283. थर्मल संयंत्रों की स्थापना में 14,727.27 मेगावाट टोटल क्षमता है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा क्षमता है 806.74 मेगावाट। नेक्स्ट हम देखेंगे रोजगार PBG रामजी योजना में राजस्थान का दूसरा स्थान। 125 दिनों की रोजगार की गारंटी केंद्र सरकार ने मनरेगा की जगह पर 1 जुलाई से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण BBG रामजी शुरू की है। इनमें ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन की रोजगार की गारंटी का प्रावधान है। रैंकिंग हम इसका देखें तो केरल 99.89% के साथ प्रथम स्थान पर है। राजस्थान 96.84% के साथ पंचायतों में काम शुरू, देश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है राजस्थान का। तेलंगाना और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश नेक्स्ट हम देख सकते हैं। राजस्थान में प्रगति हम देखें तो मिशन शुरू होने के बाद अब तक 12.73 लाख से अधिक ग्रामीण श्रमिक रोजगार उपलब्ध करवाया जा चुका है। 12.73 लाख श्रमिकों को तथा 58.61 लाख मानव दिवस सृजन हुआ है। राज्य में करीब 11,000 ग्राम पंचायतों में 55,008 विकास कार्य चल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अमृत भारत स्टेशन योजना। राजस्थान में बड़ा रेल नेटवर्क का विकास, अमृत भारत स्टेशनों का विकास किया गया 75 और राजस्थान के 8 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। राजस्थान के 8 स्टेशन जिनमें बाड़मेर, घोटन नागौर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, खेड़तल, जैसलमेर और सोमेश्वर 8 रेलवे स्टेशन शामिल हैं।
8 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण राजस्थान में भी किया गया। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा, मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने नागौर के गोटन में आयोजित समारोह में कहा कि इन आधुनिक स्टेशनों से स्थानीय विरासत, संस्कृति, पर्यटन को गति मिलेगी। 12 साल में रेल बजट 15 गुना हुआ। 2009 से 14 के बीच रेलवे का बजट 682 करोड़ मिलते थे राजस्थान को, जब 2026-27 में बढ़कर 10,228 करोड़ रुपए हो चुके हैं। वे पुराने बजट की तुलना में 15 गुना अधिक हैं। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने बीकानेर से 103 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण किया था। वर्तमान में राजस्थान में 5 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और मंजू बागमार उपस्थित थे। हमने पहले भी इनके बारे में चर्चा की थी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग उत्तर दिशा से दौड़ेगा नया रोपवे, नया रूट फाइनल। विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग ने रोपवे का नया रूट तैयार कर प्रस्ताव जिला कलेक्टर के माध्यम से उच्च स्तर पर भेजा है। चित्तौड़गढ़ में नया रोपवे का निर्माण किया जाएगा। रोपवे शहर के सटे खामका बालाजी से लाखोटा बारी तक बनाया जाएगा। लाखोटा बारी तक बनाया जाएगा, खामका बालाजी से लाखोटा बारी तक। पहले यह रोपवे गांधीनगर से दुर्ग के दक्षिणी हिस्से तक प्रस्तावित था पहले, लेकिन अब वहां बायोलॉजिकल पार्क के लिए भूमि आरक्षित होने के कारण वन्य जीवों व पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर योजना बदलनी पड़ी। अब खामका बालाजी से लाखोटा बारी तक रोपवे बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नया रूट क्यों है खास। खामका बालाजी क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। पर्यटकों को घाटी व दुर्ग की प्राचीर पर विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। वे कम समय में दुर्ग के बड़े हिस्से का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तरी हिस्से के स्मारकों को पहचान। वर्तमान में अधिकांश पर्यटक केवल मुख्य द्वारों व दक्षिण के हिस्से के स्मारक देख पाते थे। लाखोटा बारी तक रोपवे बनने से उत्तर क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे पर्यटन स्थानीय रोजगार बढ़ेगा। आगामी प्रक्रिया विभाग से अंतिम मंजूरी मिलते ही तकनीकी सर्वे और टेंडर जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मानगढ़ धाम, पृथक भील प्रदेश की मांग को लेकर बड़ा हुजूम। मानगढ़ धाम में भील प्रदेश की मांग को लेकर आदिवासियों के द्वारा और जो भील समुदाय है उनके द्वारा अलग प्रदेश की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें हम देखें तो आदिवासियों की शहादत स्थली मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में भील प्रदेश के संदेश यात्रा के तहत आयोजित सभा में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश चारों राज्यों के आदिवासी जिलों से 1.75 लाख से अधिक लोग जुटे। उनकी डिमांड है कि उनके लिए अलग राज्य का निर्माण किया जाए। केंद्र सरकार से चारों राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों की 32 विधानसभाओं को मिलाकर 32 विधानसभाओं को मिलाकर कुल पृथक भील प्रदेश का गठन करने और इस क्षेत्र की जनता को संवैधानिक अधिकार देने की मांग की गई। दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में देखें तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला सहित चारों राज्यों के आदिवासी नेताओं 40 से अधिक वक्ताओं ने संबोधित किया। अनुशासन की अपील। 6 घंटे तक चले कार्यक्रम में वक्ताओं ने आदिवासी समाज से हर हाल में अनुशासन बनाए रखने का आह्वान किया। पर्यटन क्षेत्र, देशी सैलानियों के दम पर राजस्थान में बहार। एक साल में बढ़े 2 करोड़ सैलानी। राजस्थान पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2024 में देशी घरेलू पर्यटकों की संख्या जहां 2.30 करोड़ थी, वहीं 2025 में यह रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 2.52 करोड़ हो गई है। 2.52 करोड़ लोग आए हैं। 2024 में 2.30 करोड़ लोग आए थे राजस्थान में पर्यटन के लिए और 2025 में 2.52 करोड़ लोग आए हैं। विदेशी पर्यटकों में गिरावट हुई। 2024 में 20.72 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। 2025 में 19.45 लाख विदेशी पर्यटक आए। हालांकि कोरोना काल में 4.46 लाख विदेशी पर्यटक के मुकाबले पर्यटन बाजार में बड़ी रिकवरी दर्ज की है। नेक्स्ट हम देखेंगे करोड़ों में कमाने वाले जिलों में अजमेर, चित्तौड़गढ़, डीग, जयपुर, जैसलमेर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, उदयपुर ऐसे ज़िले हैं जहां साल 2025 में 1 से 2 करोड़ से अधिक देशी पर्यटक पहुंचे। सीकर में यह आंकड़ा 3.8 करोड़ पार कर गया है। सीकर में हम मुख्य रूप से देखें तो खाटू श्याम जी की आस्था के कारण यहाँ हर समय काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। स्थानीय रोजगार में वृद्धि, वीकेंड ट्रैवल कल्चर, धार्मिक पर्यटन, हेरिटेज, वन्यजीव पर्यटन, होटल, परिवहन व हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को बड़ी मजबूती देता है पर्यटन। नेक्स्ट हम देखेंगे एयरपोर्ट रैंकिंग। देश के टॉप 10 में जोधपुर को मिली 10वीं रैंक। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे राउंड 1 में जोधपुर एयरपोर्ट को 4.88 अंक मिले हैं, जिसके साथ ही उसने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से 10th रैंक हासिल की है। उदयपुर छूटा पीछे। जोधपुर ने 4.86 अंक प्राप्त करने
वाले उदयपुर को पीछे छोड़ते हुए राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एयरपोर्ट का दर्जा हासिल किया है। जोधपुर को 4.88 अंक मिले हैं और उदयपुर को 4.86 अंक मिले हैं। चुनौती के बावजूद बड़ी उपलब्धि, रनवे ऑपरेशन तकनीकी कार्यों के चलते जोधपुर एयरपोर्ट पर लगभग 1 महीने तक उड़ानें बंद रही। यात्री पुरानी टर्मिनल से सफर करते रहे, फिर भी यात्रियों ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को हिंदी माध्यम में कन्वर्ट किया जा रहा है। हिंदी माध्यम में प्रवेश की तैयारी, नामांकन में भारी गिरावट। प्रदेश में संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में लगातार घटते नामांकन को देखते हुए शिक्षा विभाग ने खाली सीटों को भरने के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 346 स्कूल चिन्हित किए हैं। वर्तमान माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला अधिकारियों को ऐसे 346 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की सूची तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी जहां बुनियादी संसाधन, भवन, शिक्षक होने के बावजूद संख्या न्यूनतम है। सरकार का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना। विभाग इस बात पर आकलन कर रहा है कि अंग्रेजी स्कूलों में हिंदी माध्यम के कक्षा शुरू होने से स्थानीय शैक्षणिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सांगानेर राज्य स्तरीय राजस्थान महिला किसान संवाद समारोह 2026। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2026 को विश्व महिला दिवस घोषित किए जाने के उपलक्ष्य में जयपुर के सांगानेर टोंक में स्थित औषधीय पादप केंद्र में शनिवार को 4:30 बजे राज्य स्तरीय महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद, ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके आयोजक हैं। अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद, ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके आयोजक हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े, विधानसभा अध्यक्ष आशुतोष देवनानी प्रदेश भर के प्रगतिशील महिला किसानों को संबोधित करेंगे। संवाद का विषय है नारी शक्ति, समृद्धि, खेती, आत्मनिर्भर राजस्थान की ओर। प्रमुख 5 एजेंडे हैं प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ाना, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना, गो आधारित कृषि मॉडल अपनाना, कृषि उद्यमिता, एग्री बिजनेस से महिलाओं की भागीदारी, राजस्थान जैविक राज्य विजन 2030 की रूपरेखा तैयार करना इसका उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस नया फॉर्मूला। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा वर्ष 2021 में शुरू किया गया राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस का नाम बदलकर वर्तमान में स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस कर दिया गया है। स्वदेशी बढ़ाओ विदेशी घटाओ 80% सीटें कम की गई हैं। स्वदेशी बढ़ाओ विदेशी घटाओ के तहत 80% सीटें कम की गई हैं। उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को विदेश भेजने की सीटों में भारी कटौती की गई। विदेश में अध्ययन की सीटों को घटाकर केवल 100 कर दिया गया। जो छात्र विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं और स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो केवल 100 छात्रों को ही इसका फ़ायदा दिया जाएगा, जबकि भारतीय स्वदेशी प्रतिष्ठित संस्थानों में सीट बढ़ाकर 600 कर दिया गया है। विदेश में 100 सीटें और देश में स्वदेशी संस्थान है वहाँ 600 सीटें कर दी गई हैं बढ़ाकर। इस बदलाव से सरकार पर यात्रा, आवास और वित्तीय बोझ कम पड़ेगा, क्योंकि भारतीय संसाधनों की फीस विदेशी संस्थानों की तुलना में काफ़ी कम है। आय के आधार पर 3 श्रेणियाँ, प्रवेश के लिए 8 लाख तक, 8 से 25 लाख और 25 लाख रुपये से अधिक की 3 श्रेणियाँ हैं। वर्तमान में 8 लाख से अधिक आय वर्ग के लिए ट्यूशन फीस की सहायता में कटौती कर चुकी है। 8 से 25 लाख आय वर्ग के लिए 15% और 25 लाख से अधिक आय वर्ग के लिए 30% ट्यूशन फीस की सहायता कम की गई है। पुस्तक विमोचन, राज्यपाल ने किया एक्यूप्रेशर पुस्तक का लोकार्पण। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने राज्य भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में पुस्तक एक्यूप्रेशर का लोकार्पण किया है। यह पुस्तक सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ पीयूष त्रिवेदी द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी द्वारा एक्यूप्रेशर बुक लिखी गई, उसका लोकार्पण राज्यसभा में राजभवन में हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े द्वारा किया गया। राज्यपाल का संदेश। राज्यपाल ने कहा है कि एक्यूप्रेशर जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति आम जन के लिए वरदान है। यह पुस्तक जन स्वास्थ्य राजस्थान के निर्माण में अत्यंत मददगार साबित होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर इवेंट। राजधानी में दिल्ली रोड स्थित एक होटल में 19 जुलाई से 2 दिवसीय इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव IWTC का आयोजन सीजन 3 का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेगी। कॉन्क्लेव के डायरेक्टर अशरफ हुसैन के अनुसार देश विदेश से वेडिंग टूरिज्म हॉस्पिटलिटी के तहत 600 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे नोटिस असली है या नकली, अभय से जानें। अभय प्लेटफॉर्म जो इंडियन गवर्नमेंट का है, अभय प्लेटफॉर्म अब वर्तमान में साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट जैसी काफ़ी समस्याएं बढ़ रही, उसी के लिए जो गवर्नमेंट ने अभय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है डिजिटल अरेस्ट के तहत जो नोटिस आता है उससे आप अभय प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हैं कि नोटिस असली है या नकली। AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है, AI से पावर्ड है। अभय एक AI पावर्ड
प्लेटफॉर्म है, वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसे लगातार बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड जैसे लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी सीबीआई नोटिस, नकली संबंध और किसी भी संदिग्ध दस्तावेज की सत्यता की पहचान करना। आप देख सकते हैं अभय प्लेटफॉर्म का लोगो। इसकी फुल फॉर्म है AI बेस्ड हेल्प बोट फॉर ऑथेंटिफिकेशन ऑफ योर नोटिस। तो इसकी फुल फॉर्म है अभय की। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरिफिकेशन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। देखें तो यदि आपको कोई संदिग्ध नोटिस या समन मिलता है तो आप इसकी जांच इस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले abhay.cbi.government.in पर लॉगिन करें। होम पेज पर दिए गए स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। विवरण दर्ज करें। इसके बाद अपना चालू मोबाइल नंबर और अपना नाम दर्ज करें। विवरण भरने के बाद आगे आने वाले स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करते जाएं और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आसानी से पूरी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा जो आपको नोटिस आया है वह असली है या नकली। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि न्यूज़पेपर राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहे और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम यहाँ कवर अप कर लेंगे। और इस सेशन पर आधारित MCQ के लिए हमारे 5 बजे वाले सेशन को ज़रूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।